बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आज जो हमारा लेक्चर है वो एक ओवरव्यू है कारपोरेट गवर्नेंस पे कि कारपोरेट गवर्नेंस क्या है, ये मकसद क्या इसका होता है, इसके एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, इसका फ़ायदा क्या होता है, इसके स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं जो कारपोरेट गवर्नेंस से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो इंशाल्लाह ये एक अच्छी वैल्यू एडिशन होगी, स्टूडेंट्स के लिए अच्छी वैल्यू एडिशन होगी जो कारपोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए, और जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए, मैनेजमेंट के लिए और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए। और उम्मीद है कि आप अच्छा सीखेंगे इससे। तो कारपोरेट गवर्नेंस क्या है इस लेक्चर में हम ये जानेंगे और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ये भी हमें पता चलेगा। इसके की एट्रीब्यूट्स क्या हैं, जो हैं तो बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने इसमें जो लिए हैं वो, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था ये कि अपनी रिसर्च के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं एक, तो उसमें जो एट्रीब्यूट्स लिए गए हैं उसमें है बोर्ड जेंडर डाइवर्सिटी। कि बोर्ड जेंडर डाइवर्सिटी क्या होती है कि आपका जो बोर्ड है उसमें वो डाइवर्स है, जेंडर के तौर पे डाइवर्स है। डाइवर्स है तो मतलब ये है कि उसमें एजुकेशन, मुख्तलिफ नेशंस के लोग, मुख्तलिफ क्वालिफिकेशन के लोग ये होने चाहिए। तो जब हम जेंडर की बात करेंगे तो जेंडर डाइवर्स मीन ये है कि उसमें रिप्रेजेंटेशन वुमेन्स की होनी चाहिए। इसी तरह बोर्ड इंडिपेंडेंस है। तो बोर्ड इंडिपेंडेंस क्या है? बोर्ड इंडिपेंडेंस ये है कि आपके बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्योंकि कंट्रोल अच्छा कर लेते हैं, उसकी वजह ये होती है कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होता है उसका कंसर्न नहीं होता, वो सैलरीड पर्सन नहीं होता, तो इसलिए उसमें वो जो शेयर होल्डर्स के बेनिफिट की हमेशा बात करता है। इंस्टीट्यूशनल ऑनरशिप ये है कि बाज़ औक़ात कुछ इंस्टीट्यूशंस जैसे कि कुछ फंड्स होते हैं, तो वो फंड्स क्या करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में कर देते हैं। तो ज़ाहिर है वो क्योंकि इंस्टीट्यूशन के पास पैसा बड़ा होता है, जैसे कि फ़ंड है, पेंशन फ़ंड है, ग्रेजुएट फंड है, इसी तरह के जो फंड्स हैं, पैसा उनके पास बहुत ज़्यादा, इंश्योरेंस है, तो उनके पास पैसा ज़्यादा होता है। तो वो किसी के भी जब शेयर्स खरीदते हैं तो उसमें मेजर शेयर होल्डर बन जाते हैं और फिर अपने डिसीजन उधर अप्लाई करवाते हैं। तो फिर जो है कि इनके क्या कंसर्न्स होते हैं, ये उसकी गुडविल के साथ करते हैं या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए करेंगे या टैक्सेशन के हवाले से इनका क्या है, ये चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। और फिर ये है कि ऑडिट क्वालिटी क्या होती है, कि ऑडिट जो आप करवा रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, कि उसमें क्या ऑडिट क्वालिटी है, कि आप किसी अच्छी फर्म से करवा रहे हैं या सिंपली उसको ठप्पे लगवा रहे हैं, वो करता है। तो ये भी इसमें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम कारपोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं, क्या होता है। तो कारपोरेट गवर्नेंस जो होता है इज अ सिस्टम बाय विच कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल। क्या है कि जिसके तहत कंपनीज को डायरेक्ट किया जाता है, हदायत दी जाती हैं और फिर उसके सिस्टम सारे को कंट्रोल किया जाता है, ये कारपोरेट गवर्नेंस होती है। तो अगर हम सॉलमन की बात करें, उसने 2020 में जो बात की कि कारपोरेट गवर्नेंस जो है ना इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द एक्सटर्नल एंड इंटरनल कंट्रोल, कि वो सिर्फ इंटरनल कंट्रोल ही नहीं करते बल्कि एक्सटर्नल कंट्रोल भी करती है, कि उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो कंपनी से बाहर के लोग हैं, जैसे कि सप्लायर हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, उसके एनवायरनमेंट की एजेंसीज़ हैं या उसके डेटर क्रेडिटर्स हैं, वो उनको भी कंट्रोल करती है जो कि एक्सटर्नल हैं। इसी तरह उसके जो इंटरनल हैं उनको भी कंट्रोल करती है। फॉर व्हाट? के स्टेबिलिटी दैट अटेस्ट दैट द फैक्ट एंड बिजनेस आर अकाउंटेबल टू बोथ ऑफ देयर मैनेजमेंट, के बिजनेस जो है उसका हिसाब किताब दिया जाए, उसका अकाउंटेबल है, कि उनके दोनों जो मैनेजमेंट्स हैं, जो कंट्रोल कर रही है उसके लिए भी और जो डायरेक्ट कर रही है उसके लिए भी, हु कंडक्ट द ऑपरेशन, के जो ऑपरेशन चला रही है, जिसको हम मैनेजमेंट कहते हैं, कि मैनेजमेंट जो ऑपरेशन चला रही है इन सोशली एक्सेप्टेबल मैनर एंड द स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट, और जो स्टेक होल्डर्स उसके हैं, जिसमें जैसे कि मैंने बताया कुछ इंटरनल कुछ एक्सटर्नल हैं। एक्सटर्नल बता दिए, इंटरनल में जैसे उसके एम्प्लॉइज़ हो सकते हैं, इंटरनल में जैसे कि उसके जो शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। तो ये सारे जो एक्सटर्नल और इंटरनल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका जो कंट्रोल है बेसिकली वो सारा चलाना और उनको डायरेक्ट करना, ये है, ये कारपोरेट गवर्नेंस का काम है।
तो इसमें इम्पोर्टेंस क्या है कारपोरेट गवर्नेंस की? कारपोरेट गवर्नेंस बेसिकली जो है वो अकाउंटेबिलिटी करती है, उसका एहतसाब करती है। क्या इसमें जो शेयर होल्डर्स को प्रॉपर प्रॉफिट जा रहा है? क्या मैनेजमेंट कोई अपना ही तो कैश रेवेन्यू नहीं जनरेट करके खुद खाती जा रही, क्या शेयर होल्डर्स को भी इसका जा रहा है? क्या हमारे जो बायर सप्लायर हैं उनके साथ हमारी ट्रीटमेंट किस तरह से है? हम किन लोगों से ख़रीद रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आर्म्स लेंथ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं मैनेजमेंट के लिए उनसे वो ख़रीदी जा रहे हैं? और फिर ये है कि गवर्नमेंट के साथ हमारा क्या सिचुएशन है, कि उस चीज़ का एहतसाब करती है कि गवर्नमेंट की जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी हम पाबंदी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फिर इसमें दूसरी बात ये होती है कि ट्रांसपेरेंसी उसकी चेक की जाती है कि कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा, उसका ऑडिट होता है कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो हैं ये प्रॉपर हो रही हैं, तो उसकी ट्रांसपेरेंसी पे जो है वो भी कारपोरेट गवर्नेंस की ग्रिप होती है और वो चेक करते हैं। इसी तरह जो शेयर होल्डर्स हैं उनका पोर्शन जो है शेयर होल्डर्स के बेनिफिट, क्योंकि शेयर होल्डर्स क्यों किसी का शेयर खरीदता है कि वो उसमें अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना चाहता है, तो क्या उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रहा है विद इन द लॉ? और फिर इम्प्रूव्ड द परफॉर्मेंस, तो जो टोटल ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस जो सबसे बड़ा बिजनेस का अहम थीम होता है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, तो क्या वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा? तो ये सारा कारपोरेट गवर्नेंस का ये कमाल होता है जो इसको एक्ट करती हैं। तो अब हम की एट्रीब्यूट्स की, जैसे मैंने बात की कि बोर्ड जेंडर डाइवर्सिटी, बोर्ड इंडिपेंडेंस, इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप और ऑडिट क्वालिटी की हमने पीछे बात की थी, तो इसके बारे में हम जानते हैं कि ये क्या होता है। बोर्ड जेंडर डाइवर्सिटी जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बोर्ड है ना, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग एंड एथिक्स स्टैंडर्ड, कि अगर वो डाइवर्स बोर्ड होगा यानी कि उसमें लोग जो हैं वुमेन्स भी होंगी, मेंस भी होंगे, उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होंगे, क्वालिफाइड भी होंगे, एक्सपीरियंस भी होंगे, इंडस्ट्री के लोग भी होंगे, एकेडेमिया के लोग भी होंगे, ये सब जब डाइवर्स होगा बोर्ड, एक ही तरह के लोग नहीं होंगे, तो उसमें एफिशिएंसी जो है इम्प्रूव होगी और एथिक्स स्टैंडर्ड्स भी उसमें बढ़ेंगे। तो जो अब डाइवर्सिटी हम किस तरह से मेजर करते हैं कि वुमेन्स की परसेंटेज क्या है कारपोरेट बोर्ड में इन द जेंडर डाइवर्स बोर्ड है कि परसेंटेज ऑफ वुमेन इन द बोर्ड टोटल, इसमें हम कैसे करेंगे कि जितनी वुमेन है डिवाइडेड बाय टोटल बोर्ड मेंबर्स, तो इस तरह हम उसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं। द रेशियो ऑफ फीमेल डायरेक्टर्स टू ऑल अदर डायरेक्टर्स ऑफ द फर्म इज़ यूज टू कंप्यूट इट, तो ये एक रेफरेंस भी मैंने इसका दे दिया इसलिए कि हम किस तरह से उसको कंप्यूट करेंगे। तो ये तो हो गया बोर्ड जेंडर डाइवर्सिटी की बात। अब बोर्ड इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बेसिकली वो पे रोल पे नहीं होता, उस डायरेक्टर को हम कोई सैलरी वगैरह नहीं देती ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए उसका इंटरेस्ट जो होता है वो ये नहीं है कि वो जो मैनेजमेंट चाह रही है वही बात करे, उसने अपना इंडिपेंडेंट राय देनी होती है कि जो शेयर होल्डर के बेनिफिट में बात जा रही है उसको उसने करना होता है। तो इसलिए जब इंडिपेंडेंट बोर्ड होगा तो कोई भी डिसीजन करते हुए उसमें अगर कोई ख़राबी आ रही है या कोई टैक्स चोरी सपोज कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, तो इंडिपेंडेंट को क्योंकि उससे मफाद नहीं होना तो वो मेरिट पे बात करता है। तो इसलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इनहैंस द मॉनिटरिंग एंड रिड्यूस द एजेंसी कन्फ्लिक्ट। एक तो एजेंसी कन्फ्लिक्ट क्या है कि जो प्रिंसिपल और एजेंट्स के दरमियान जो इख्तलाफात होते हैं वो इसलिए होते हैं कि प्रिंसिपल का बेनिफिट हो रहा है, एजेंट उसकी भी आप पे काम कर रहा है, एजेंट जो है उससे पैसा ले रहा है, प्रिंसिपल का बेनिफिट होना होता है। तो अब जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बीच में आता है तो जाहिर है इसने का कंसर्न नहीं होता पैसा लेने से, तो जो जो इनका कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको वो रिड्यूस करता है और रिड्यूस करने के बाद उसकी जो है ना मॉनिटरिंग बेहतर करता है। जो बोर्ड इंडिपेंडेंट है इज डिटर्मिन बाय द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स दैट हैव नो सिग्निफिकेंट एफिलिएशन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सिग्निफिकेंट उसकी एफिलिएशन नहीं होती विद द कंपनी और अदर देन देयर स्टेटस ऑफ अ बोर्ड मेंबर, सिर्फ बोर्ड मेंबर होता है वो एम्प्लॉय नहीं होता, ठीक है। तो अमीन एडाल के जो 2021 का पेपर था उसमें ये रेफरेंस है, उसका मैंने रेफरेंस दिया है कि उसका जो कंसर्न होता है वो ये है कि एम्प्लॉय का नहीं होता और वो बोर्ड मेंबर होता है। तो ये है बोर्ड इंडिपेंडेंस जो फर्म परफॉर्मेंस में भी इफेक्टिव होती है और उसको लॉ एंड जो सिचुएशन है लॉ एंड ऑर्डर की उसकी भी पाबंदी की कंसर्न करता है।
इंस्टीट्यूशनल्स का जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, जैसे कि कोई इंश्योरेंस कंपनी हो गई, कोई फंड्स हो गए, तो वो अपना पैसा क्योंकि उनके पास जमा हो रहा होता है तो वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो मेजर उसका पार्ट जो है ना वो उसका शेयर उठा लेते हैं, तो फिर उनके फैसले भी उस पर चलते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन्फ्लुएंस द गवर्नेंस एंड रिड्यूस द अपॉर्चुनिज्म, कि यानी कि वो गवर्नेंस की जो होती है ना उसमें उसकी ग्रिप आ जाती है, क्योंकि वो मेजर शेयर होल्डर्स बन जाते हैं, तो इसलिए वो गवर्नेंस में भी किरदार अदा करते हैं, और जो मैनेजमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर रही होती हैं उसमें, तो उसको मिनिमाइज़ कर रहे होते हैं कि ये ज़्यादा बेनिफिट अगर उसमें ले रहे हैं तो वो ना लें। दी ओनरशिप स्ट्रक्चर ऑफ द लिस्टेड कंपनी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। कैसे हो सकती हैं? एक तो फर्स्ट नंबर पे होता है शेयर हेल्ड बाय इंस्टीट्यूशन, जैसे कि मैंने आपको बात की, और दूसरा जो होता है आम शेयर होल्डर्स होता है, जो इंडिविजुअल्स होते हैं। तो अब क्योंकि फंड्स के पास पैसा ज़्यादा होता है तो वो मेजर शेयर्स खरीद लेते हैं। इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट इंडिविजुअल्स आर लार्ज इन्वेस्टर्स एंड दे हैव कंसीडर ओवर द कैश ऑफ द अदर्स फॉर इन्वेस्टमेंट, तो उसको वो अपना कैश जो है इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करते हैं, और इन्वेस्टमेंट से फिर वो प्रॉफिट कमाते हैं। तो बाज़ औक़ात इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप को ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल से बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं होता, वो बेसिकली ये है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए उसमें आते हैं। अब हम ऑडिट क्वालिटी की बात करते हैं। तो ऑडिट आपको पता है कि क्योंकि जो ओनर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, जैसे कि मैं सपोज किसी कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, तो अब मुझे नहीं पता कि कंपनी के अंदर क्या काम हो रहा है, कैसे वो ऑपरेशन चला रहे हैं, कैसे मैनेजमेंट चल रही है। मुझे तो बस ये पता है कि डिविडेंड आ रहा है और मेरे शेयर की प्राइस क्या बढ़ रही है। अब क्योंकि मैं मालिक हूँ तो मैंने उसको चेक एंड बैलेंस भी रखना है, तो चेक एंड बैलेंस के लिए मैं फिर ऑडिट फर्म्स हायर करता हूँ कि इनको चेक करें। अब ऑडिट की जो है वो दो तरह के आपको पता होती है। एक तो जो अच्छी रिप्यूट वाले ऑडिटर्स हैं उनका ये होता है कि वो कहीं हैंकी फैंकी नहीं करते, वो बिल्कुल ठीक उसका ऑडिट करते हैं और आपके पास जो उसकी ट्रू एंड फेयर पिक्चर है वो शेयर होल्डर्स को देते हैं। लेकिन कुछ ऑडिटर्स ऐसे होते हैं कि जो मैनेजमेंट ने, क्योंकि उनको रेमुनरेशन देनी होती है, तो उसकी बेस पे वो कहते हैं कि जी जी जो आप बताते हैं उस पर ठप्पा लगाते हैं, तो ये करते हैं। तो इसलिए ये है कि ये इसको डिवाइड किया गया है अच्छी और लो क्वालिटी पे लोगों पे। अगर आप अच्छे मीन बिग फोर से अगर आप ऑडिट करवाते हैं तो वो आपकी ऑडिट क्वालिटी को बेटर कंसीडर किया जाएगा, अगर कम करवाते हैं तो वो उसको कम किया जाएगा। तो इसमें ऑडिट क्वालिटी जो है, हाई क्वालिटी ऑडिट इंश्योर द रिलायबिलिटी एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जिनकी क्वालिटी अच्छी होगी वही ये चीज़ करेंगे, जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी वो मे भी ना कर सकें। इसी तरह ऑडिट क्वालिटी इज काज ड्यू टू द स्प्लिट बिटवीन, जैसे मैंने आपको बताया कि ओनरशिप और मैनेजमेंट जो है ये अलग-अलग चीज़ें होती हैं, और पब्लिक लिस्टेड कंपनी में स्प्रेड ओनरशिप अमंग द लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, क्योंकि बहुत लोगों के पास फैली होती है, तो इसलिए फॉर ऑल ओनर्स इट बिकम डिफिकल्ट टू मैनेज द कंपनीज अफेयर। तो ज़ाहिर है वो अफेयर नहीं जब संभाल सकते तो वो फिर अपने ऑडिटर अपॉइंट करते हैं कि ये इस चीज़ को चेक करें। Audit quality shows that big four auditors are the distinct from non-big four auditors in term of audit quality, and that is the companies they audit have better audit quality। कि अगर बिग फोर से आप करवाएंगे, यानी कि जो ऑडिट की फर्म्स हैं उसमें जो बड़ी चार ऑडिट की फर्म्स हैं वो जो हैं इंश्योर करती हैं कि वाकई वो ऑडिट बेहतर करती हैं, तो उसके हम कहेंगे कि उनका ऑडिट बेहतर है, और बिग फोर ऑडिटर्स जो हैं वो इसके लिए बेहतर ऑडिट क्वालिटी करते हैं। अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो जो अफेक्टिव गवर्नेंस है वो लीड्स टू सस्टेनेबल परफॉर्मेंस, यानी कि एक तो परफॉर्मेंस बेहतर है और एक सस्टेनेबल है फॉर अ लॉन्ग टर्म, उसमें सस्टेनेबिलिटी आती है कि लॉन्ग टर्म ऑन गोइंग कंसर्न रहती है। तो ये अगर आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी है तो फिर आपकी फर्म अच्छा परफॉर्म करेगी, और यकीनन वो अच्छी होनी चाहिए। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस आल्सो डील्स विद द वे विच द फाइनेंसर्स फर्म सेटिस्फाई देयर नीड्स टू रिसीव द रिटर्न ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अब फाइनेंसर और होते हैं, मैनेजमेंट और होती है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है इसमें किरदार ये अच्छा अदा करती है कि जो फाइनेंसर हैं उनको रिटर्न अच्छा आना चाहिए। शेयर होल्डर्स जो हैं जब उनको रिटर्न अच्छा आएगा तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट और अच्छी लाएंगे। और इसी तरह हाउ डू फाइनेंसर्स परसूज दैट मैनेजमेंट टू repay them with the portion of a profit, how can the fund ensures that organized do not steal their money and use the fund under undesirable projects।
तो वो ये है कि वो जो ओनर फाइनेंसर हैं वो ये चाहेंगे कि हमारा जो पैसा है वो कहीं अनडिज़ायरेबल जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे ना लगाया जाए, बल्कि उसमें लगाया जाए जिसमें हमें रिटर्न ज़्यादा आएगा, और जब रिटर्न ज़्यादा आएगा तो ज़ाहिर है वो हैप्पी होंगे। तो इसी तरह हाउ आर द ऑर्गेनाइज मैनेज बाय द फाइनेंसर, तो फाइनेंसर को इस तरह से वो मैनेज होता है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस जो होती है वो बेहतर होती है। तो उम्मीद है कि आप कॉरपोरेट गवर्नेंस और कॉरपोरेट गवर्नेंस के एट्रीब्यूट्स और उसका अफेक्ट क्या होता है परफॉर्मेंस में और सस्टेनेबिलिटी पे, ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अगर ये आप समझ गए हैं तो फिर आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके उन लोगों तक भी पहुँचाएँ जिन्होंने ये लेक्चर सुना नहीं है, ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफा हो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।